बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ हम वेस्टर्न सेल को भी, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कुछ फ़ीचर्स देख लेते हैं, ताकि हमारा जो पिछला लेक्चर था, जो कि काफ़ी अर्सा पहले मैंने डिलीवर किया था, मतलब काफ़ी दिन हो गए, अरसा नहीं हुआ, तो उसमें हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिटेल में पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को अरेंज करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के, और किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन के वो वाले इलेक्ट्रोड्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था, नेगेटिव वैल्यू थी, उनको हमने सबसे ऊपर लिखा था। फिर उसके नीचे जो है हम जैसे ही चलते गए इलेक्ट्रोड्स को लिखते गए, तो एट द एंड जो है पॉजिटिव वैल्यू वाले इलेक्ट्रोड्स आ गए थे। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रोड्स को किस लिहाज से अरेंज किया जाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया जाता है। सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा है कि वो वाले इलेक्ट्रोड्स जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स से नीचे प्रेजेंट होते हैं, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इस केस में जब शी के साथ उन्हें कनेक्ट करके उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है, तो हमारे पास इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाती है कि जो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वही हमारे पास उस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ होता है। यहाँ पे एक्स मैंने कोई वैसे ही जस्ट ले ली है एक सिंबल कि कोई भी इलेक्ट्रोड है जिसको हमने SHE के साथ कनेक्ट किया है और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने मेजर किया है, तो हमारे पास क्या आएगा? बेसिकली तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है जिसके ज़रिए जो है हम टोटल सेल का ईएमएफ मालूम कर रहे होते हैं। ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये जो इक्वेशन है इससे हम सेल का ईएमएफ मालूम करते हैं। और जब किसी भी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, तो चूँकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है, तो हमारे पास यहाँ पे एनोड की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रोड जो कि हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट होते हैं सीरीज़ में, वो क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मीन कि उन पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे होती है? कैथोड पे। तो वो कैथोड के तौर पे वो वाला इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा, और हाइड्रोजन जो है उस केस में एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन का ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास कैथोड का जो है वो हमने फाइंड करना था, तो सेल का ईएमएफ हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास जो सेल का ईएमएफ होगा वही हमारे पास कैथोड का ईएमएफ होगा। तो इस तरह से जो है हम उन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि वो वाले इलेक्ट्रोड जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव प्रेजेंट होते हैं सीरीज़ में, जिनका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मीन के हाइड्रोजन से कम वैल्यू होती है जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं इजीली, ठीक है। और उनके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन कि जो सेल का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल या टोटल सेल का वोल्टेज या टोटल सेल का जो ईएमएफ निकल आता है उसको अगर माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास उस इलेक्ट्रोड का, उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। अब अगर दो इलेक्ट्रोड्स को हम कंबाइन करते हैं और एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम टोटल सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं? कैथोड का ईएमएफ माइनस कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वाला जो है पीछे डिराइव करके सारा फार्मूला मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आती तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो आपने देख लेने हैं, या फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूँगी। आगे आप देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। कोई भी सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया है और उसके जो रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगे या नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, इसको चेक करने को हम क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स? हमें पता है बहुत अच्छे से, हम ये वाली इक्वेशन जो है पहले भी पढ़ते रहे हैं कि किसी भी सेल का जो टोटल ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और साथ में जो है हम यहाँ कैथोड के लिए लिख लेते हैं
क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम कैथोड को लगाते हैं, कैपिटल R लिख लेते हैं, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मीन के लेफ्ट हाफ सेल। तो इसमें स्टूडेंट्स याद रखना, आप लोगों ने 2 केसेस होते हैं जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पुट करते हैं, तो हमारे पास अगर टोटल सेल का EMF पॉजिटिव आ जाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो फिजिबल होगा, मीन कि हमारा सेल जो है विदाउट एक्सटर्नल एजेंट जो है वो वर्क कर सकेगा। और अगर हमारे पास टोटल सेल का EMF नेगेटिव आ जाता है तो फिर हमारे पास जो सेल के रिएक्शंस होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात थी, इसको हम एक एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे हम डैनियल सेल की एग्जांपल लेते हैं, तो डैनियल सेल में हम जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड के तौर पे जो है वो लेते हैं, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है उसको कॉपर के सोल्यूशन में ही डिप करते हैं, जिंक को जिंक के आइंस के सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो हमारे पास 2 हाफ सेल्स बन जाते हैं। उसको थोड़ा अगर हम जस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख लें तो हम ऐसे लिखते हैं कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होता है, मीन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है इसमें, और Zm पॉजिटिव 2 जो है आइंस में चेंज हो रहा होता है। सेंटर में हमारे पास साल्ट ब्रिज होता है, और जो कॉपर के आइंस होते हैं सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं जाके इलेक्ट्रोड से और Cu में चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है। सिंपली मैंने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की हैं, तो इस चीज़ से जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टोटल सेल का EMF होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अकरिंग एट एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकरिंग एट कैथोड। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है जिंक का वो पॉजिटिव होता है क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉपर की नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इस तरह से जो है हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो फिर क्या होगा, वो सेल रिएक्शन जो होंगे वो फिजिबल होंगे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो नॉन फिजिबल होंगे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो इस केस में मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हम इस सेल को रिवर्स कर दें, मीन के कॉपर की हम ऑक्सीडेशन करवा दें और जिंक की रिडक्शन करवा दें, तो फिर हम किस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि कॉपर को अब हम पहले लिखेंगे Cu जो है इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो Cu चेंज होगा Cu2 पॉजिटिव आइंस में, आगे आ जाएगा साल्ट ब्रिज, और फिर जो है Zn2 पॉजिटिव आइंस जो हैं वो चेंज होंगे Zn में। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब कॉपर की हमने ऑक्सीडेशन करवाई है तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 0.34 वोल्ट्स। अब इसकी हमने रिडक्शन करवाई है, सॉरी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है अब माइनस के साइन के साथ जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, और फिर आगे जो है हम क्या करेंगे, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमने पढ़ा था प्लस 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा माइनस 0.76। ठीक है, तो इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.1 वोल्ट्स, मीन कि ये सेल रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब कॉपर को हम एनोड के तौर पे और जिंक को कैथोड पे तौर पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये वाले रिएक्शन जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मीन के सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेल काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हम फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, अगर तो सेल का EMF पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट सेल का वोल्टेज अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास फिर से वही 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, मीन कि अगर हमने सेल का टोटल सेल का जो है वो EMF हमने फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। टोटल जो सेल का EMF होता है वो इक्वल होता है एनोड का पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल एट कैथोड। अब इधर नेचुरल पोटेंशियल की मैं बात कर रही हूँ, तो एनोड पे चूंकि ऑक्सीडेशन होती है तो जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे क्योंकि कैथोड पे नेचुरली रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए और फिर अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से वैल्यूज़ को देख के इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम किसी भी सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन की बजाय हम दूसरी इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने हमें रिडक्शन पोटेंशियल को जो है वो प्रेफर किया हुआ है, बुक्स में हर जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन किया जाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के केस में स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता है कि हम एनोड की जगह पे उसका स्टैंडर्ड जो है, पहले तो इधर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ना। मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम मेजर करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के।
प्लस ये वाला जो है हम कैथोड का एज सच लिख लेंगे और फिर इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास सेल का ईएमएफ आ जाएगा जो कि इक्वल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है थर्ड एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी है। थर्ड एप्लीकेशन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम कंपेयर करेंगे, इनकी टेंडेंसीज़ को देखेंगे, रिलेटिव टेंडेंसीज़ की मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्सीडाइज होने की और रिड्यूस होने की, या फिर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का ट्रेंड जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ ले लेंगे या दो हम कैटेगरीज में इनको राइट करके यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरह मेटल्स की क्या टेंडेंसीज होती हैं और नॉन मेटल्स की अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम कैसे समझ सकते हैं कि मेटल्स कौन से रिएजेंट्स हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिहाज से इस बारे में बात करें तो। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सारी स्पीशीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज किया जाता है। सबसे पहले हमने लिथियम को लिखा था जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होता है, और फिर बढ़ते बढ़ते जब बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं तो एंड पे फ्लोरीन आ जाता है। फ्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है और लिथियम जो है वो मेटल है। तो इन दोनों को अगर हम स्टूडेंट्स कंपेयर करें तो लिथियम का चूँकि नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो और फ्लोरीन का पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है या जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, मीन कि किसी भी स्पीशी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे वो। और दूसरे केस में हम बात करें तो मीन के वो वाले अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो वाले एलिमेंट्स जो कि सीरीज़ में बिल्कुल स्टार्ट में प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने लिथियम की बात की, जो बाकी मेटल्स की बात कर लें, जैसे कि हमारे पास स्टार्ट में होता है लिथियम, फिर होता है पोटाशियम, फिर कैल्शियम आ जाता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, और इसी तरह जो है आगे चलते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है वो मेटल्स हैं और मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे ही हम बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे सीरीज़ के तो वहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो जिस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन और फ्लोरीन वगैरह। और यहाँ पे मैंने लिखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने कंपेयर करना था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, कौन रिड्यूस होना पसंद करता है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी कि मेटल्स चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो मेटल्स ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, और नॉन मेटल्स चूँकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये रिड्यूस होना पसंद करते हैं। दूसरे अल्फाज में बात करें तो मेटल्स जो हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। फिर अगर हम मेटल के साथ जो है वो कंपैरिजन करें, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने, मेटल्स को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मीन के वो बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। और वो मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, उनसे कम या पॉजिटिव में जिनकी वैल्यू आ जाती है,
वो जो है हमारे पास वो लेस रिएक्टिव होती हैं। और इनको हम इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि वो वाले मेटल्स जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव प्रेजेंट हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बिलो प्रेजेंट हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अगर एसिड के सॉल्यूशन के साथ इनको का कंपैरिजन किया जाए तो ये एसिड के सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस कर लेते हैं ये वाले मेटल्स, मीन के M पॉजिटिव आयन, और साथ में हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट हो जाती है। ठीक है, मेटल ने क्या करना है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पिक करने, हाइड्रोजन गैस ने यहाँ पे लिबरेट हो जाना है। तो अगर तो मेटल्स एसिड के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर लें तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और दूसरे केस में जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली लूज नहीं करते, जैसा कि हमारे पास कॉइनेज मेटल आ जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इस केस में हम बात करें तो इस केस में हमारे पास आ जाते हैं लिथियम और सोडियम और पोटाशियम वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन से मेटल्स हैं जो कि दूसरे मेटल्स को उनके सॉल्यूशंस में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो बहुत ही इसमें भी बिल्कुल पीछे वाला कंसेप्ट है कि वो वाले मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। इसमें अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हम आयरन और कॉपर को जो है कंपेयर करें तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन में से। इस तरह से आयरन का जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो आयरन सल्फेट और साथ में जो है हमारे पास कॉपर प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या हुआ है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया है, मीन के आयरन जो था उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो था और कॉपर का हाई था। अगर इसका हम रिवर्स कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। अब इस केस में देखें तो जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जिंक का जब मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट किया जाए जिंक को, तो जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसकी रीज़न फिर वही आ जाती है कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हाई होता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। आज हमने एक स्टैंडर्ड सेल डिस्कस करना है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल भी रिप्रोड्यूसिबल है, इसका ईएमएफ कांस्टेंट होता है। इवन के टेम्परेचर चेंज भी करें तो फिर भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता इसके ईएमएफ में, और ये भी रिवर्सिबल होता है सेल। तो इस इक्वेशन से जो है हम अपने अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमने कैसे डिराइव की है ये पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो आप वहाँ से देख लें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि वो होता किस तरह का है। जी स्टूडेंट्स, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल या कैडमियम स्टैंडर्ड सेल जो है उसका जो अपरेटस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अल्फ़ाबेट्स में जो H लेटर है उसकी तरह की इसकी शेप होती है, कैपिटल H की तरह की। और इसके जो एनोड होता है उसमें हम देखें तो कैडमियम अमलगम को फिल किया हुआ होता है बिल्कुल नीचे नीचे, कैडमियम अमलगम जिसमें 12 to 14% जो है वो मरकरी होती है। और उसके ऊपर जो है वो हाइड्रेटेड कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, CdSO4.8/3H2O हाइड्रेटेड कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल्स जहाँ पे फिल किए हुए होते हैं। और बाकी सारे सेल में जो है वो कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यहाँ पे फिल किया हुआ होता है। दूसरी तरफ देखें कैथोड वाले कंपार्टमेंट में, तो कैथोड वाले कंपार्टमेंट में सबसे नीचे नीचे मरकरी, फिर मर्क्यूरस सल्फेट और साथ में मरकरी का पेस्ट यहाँ पे फिल किया हुआ होता है, और ऊपर जो है वो सारा कैडमियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल किया हुआ होता है। तो ये सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसको यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में किसी भी अननोन सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे हम एनोड और कैथोड के अगर रिएक्शंस देख लें तो मैं यहीं पे राइट कर देती हूँ। एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एनोड पे जो होती है वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे जो कैडमियम अमलगम है उसने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो है वो CD2 पॉजिटिव आयंस बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मीन के इसने लूज किया और यहाँ से जो मरकरी है वो मूव कर जाता है नेक्स्ट लेयर में, मीन के
इस लेयर में चला जाएगा और फिर ऊपर से जो सल्फेट आयन है इस सॉल्यूशन में से वो मूव करेंगे और यहाँ पे दोबारा कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कैलमल इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पे भी कुछ इस टाइप के रिएक्शन हो रहे थे। अब कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे होती है रिडक्शन, और रिडक्शन यहाँ पे होगी Hg2SO4 की। इसने इलेक्ट्रॉन पिक करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये चेंज हो जाएगा Hg में और साथ में SO4 2 नेगेटिव। इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि Cd2 पॉजिटिव आइंस बन रहे हैं जो कि क्या करेंगे, इस लेयर में मूव करेंगे और ऊपर से SO4 2 नेगेटिव आइन भी इधर आ जाएंगे और यहाँ पे कैडमियम सल्फेट दोबारा से बन जाएगा। और इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, Hg2SO4 जो है उसने इलेक्ट्रॉन पिक किए हैं, Hg जो प्रोड्यूस हुआ है वो नीचे वाली लेयर में चला जाएगा और जो SO4 2 नेगेटिव प्रोड्यूस हुए हैं वो ऊपर वाली लेयर में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये सेल रिप्रोड्यूसेबल है, इसके जितना भी मटेरियल होता है वो कांस्टेंट रहता है इसमें और इसे हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। और इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में यूज़ किया जाता है किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ मालूम करने के लिए, जो कि आप पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में देख सकते हैं। आप यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। प्रीवियस लेक्चर कोई भी आपने अगर देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और बहुत सी मेहनत करें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जो है फ्यूचर में भी आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।